मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडी 4 के पेपर 2024 का एनालिसिस करते हैं। मेंस जनरल स्टडीज 4 पेपर 250 मार्क्स एंड 3 आवर्स का होता है। इस पेपर में एथिकल, एटीट्यूड एंड फाउंडेशन, वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, moral थिंकर्स। and just prefer is based and question on case study. अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। The application of artificial intelligence as a dependable source of input for administrative relation decision making is a debatable issue. For critical examine the statement from the ethical point of view. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एथिक्स एंड वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस टॉपिक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है कि जैसा कि आज हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आज कोई भी स्टोरी जो लोग पहले लिखना पड़ता था उन स्टोरीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मोबाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कोई भी स्टोरी लिख सकता है। जैसा कि हम देखते थे पहले बच्चे ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, लेकिन आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइंग कर सकती है, पेंटिंग कर सकती है। इन फ्यूचर में समय के साथ धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी डेवलप होगी और भी क्रिटिकल होगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जा सकता है, इसको आंसर देने के लिए एस्पायरेंट को सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल व्यू से देखना होगा। एज एन एग्जांपल यदि हम जुडिशरी के अंदर देखें तो जुडिशरी के अंदर कोई भी लॉ को हो या फिर कोई भी ऐसा इश्यू हो जिसको सर्च करने में ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमंस को एक इंसान को काफी समय लगे, लेकिन बाय द यूजिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कानून को, उस लॉ को कुछ ही सेकंड में ढूंढकर और प्रेजेंट कर सकती है। ये हमारी जुडिशरी को बहुत ही फास्ट करेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि जुडिशरी के अंदर कोई भी केस जाता है अदालतों के अंदर तो उसको काफ़ी समय लगता है, तो इस तरह के समय को बचा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। उसी तरह हम एग्जीक्यूटिव फील्ड में, लेजिस्लेटिव फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन बी है, ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human ethics. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in the professional context. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ethics in human interface टॉपिक से लिया गया है। इसमें यूपीएससी ने पूछा है कि नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिए। चर्चा कीजिए कि ये आयाम पेशेवर और संदर्भ में नैतिक निर्णय को कैसे आकार देते हैं। कोई व्यक्ति इथिकल्स कैसे बनता है और वो अपनी इथिक्स को अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति, और इवन आज के समय में हम देखते हैं पर्यावरण की जागरूकता के प्रति भी हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी कि पर्यावरण के सभी उन तत्वों को कंजर्व करे, चाहे वो एयर के पॉल्यूशन है उसको रोके, वाटर के वेस्ट को रोके। इस डायमेंशन से इस क्वेश्चन को लिखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। It is not enough to talk about peace, one must believe in it, and it is not enough to believe in it, one must act upon it. In the present context,
The major weapon industries of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest all around the world. What are the ethical considerations of the powerful nations in today's international arena to stop continuation of ongoing conflict? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अगेन इथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछा गया है। इसमें यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिए, और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रही संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं? जैसा कि हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर इंटरनेशनल सिनेरियो में यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल वर्सेस अरब कंट्रीज हो रही हैं, वहां पर कैजुअलिटी हो रही है। सेम चीज अफ्रीका की कई कंट्रीज हैं, सोमालिया है, सूडान है, वहां पे भी अस्थिरता है। लेकिन यहाँ पर शांति बनाए रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी विकसित राष्ट्रों की होती है, जैसा कि अमेरिका है, जापान है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है। लेकिन क्या ये विकसित कंट्रीज, क्या ये डेवलप कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी इंटरनेशनल एथिक्स को यूज करते हैं यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए, एक पॉजिटिव एफर्ट्स करते हैं, या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि ये डेवलप कंट्रीज ही वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा वेपन्स हथियार का निर्यात करती हैं। और जैसा कि यदि हम इसको पर्सनल व्यू में देखें तो यदि कोई कंट्रीज हथियार बना रही है तो जब तक उस हथियारों का यूज, उन वेपन्स का यूज नहीं होगा तो उन कंट्रीज का एक्सपोर्ट नहीं होगा हथियार का, और हथियार का यूज हम जानते हैं कब होगा, जब वॉर होगा। तो इस क्वेश्चंस को इंटरनेशनल सिनेरियो में चल रहे इंटरनेशनल वॉर के कंटेक्स्ट में के संदर्भ में भी समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर आते हैं, सेकंड का बी। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम है, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों को विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिए और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन के लिए आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? यह क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस के डायमेंशंस ऑफ एथिक्स से पूछा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 21st सेंचुरी में हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि डेवलपमेंट से हम दूर जा सकते हैं। आज हमें इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, हर एक फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बट डेवलपमेंट के नाम पर हम एग्रीकल्चर के नाम पर जंगल फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, हम हेल्थ डेवलपमेंट के नाम पर हम हेल्थ के वेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर हम ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की मेन थीम है बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन को इजीली आंसर करने के लिए एस्पायरेंट को सबसे पहले सोचना चाहिए कि पर्यावरण और विकास में एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। यदि हम एग्रीकल्चर डेवलप करनी है, हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है, हमारी पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल कराना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ेगी। बट उस एग्रीकल्चर के लिए हम एनवायरनमेंट को लॉस नहीं कर सकते। यदि हम एनवायरनमेंट को लॉस करेंगे तो इसके रिजल्ट हमें ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलेंगे। हम पूरे वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इवन इन ए वन कंट्री और कॉन्टिनेंट, सिर्फ भारत, चाइना, रसिया, अमेरिका नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हम अमेरिका के अंदर फ्लड देख रहे हैं, यूरोप के अंदर फ्लड देख रहे हैं, हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर हमने बाढ़ को देखा, हमने भारत के अंदर बाढ़ को देखा। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कई
नेगेटिव इफेक्ट ये देखने को मिल रहे हैं हम, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर गर्मी बहुत तेज है, हीट वेव चल रही है। इस बार हमने देखा कि यूरोप के अंदर हीट वेव रही, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होता है। तो हमें एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को भी बचाना है और हमें विकास भी करना है एक संतुलित स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 3, राजवर्धन प्लीज योर टर्न। It number 3, learn everything that is good from others, but bring it and in your own way as broad it do not become others. स्वामी विवेकानंद। आप दूसरों से सीखिए लेकिन आप जैसे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्चुअल। What was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ पर लगातार नजर रखी जानी चाहिए। उपर्युक्त कथन पर समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। ये बहुत ही रिलेवेंट और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। जो नियम, जो बात, जो व्यवस्था पास्ट में बीते हुए समय में हमारे लिए जस्ट थी, वो आज हमारे लिए अनजस्टिस है। एज एन एग्जाम्पल लें हम कि किसी समय हमारे समाज के अंदर लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा देना वर्जित था, लेकिन आज शिक्षा नहीं देना एक अनजस्टिस है, अन्याय है। शिक्षा महिलाओं को, लड़कियों को और लड़कों को बराबर देने चाहिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखें हम, हाल ही की कुछ वर्षों में हमने देखा गया है कि कुछ मंदिरों में, हाल ही के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर और विश्व भर में कुछ पूजा स्थलों पर महिलाओं को जाना वर्जित था, लेकिन जब जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने इस संदर्भ में अपनी स्टेप्स ली, तो उन महिलाओं को सभी पूजा स्थलों पर, हर एक धर्म में पूजा स्थलों पर जाने के लिए प्रयास किए, एक सकारात्मक प्रयास किए। इसका बहुत ही रिलेवेंट और आज के संदर्भ में हम एग्जाम्पल देखें कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, आर्मी, फौज, जिसके अंदर कभी महिलाओं को कमीशंस ड्यूटी नहीं मिलती थी, महिलाओं को कभी भी आर्मी के अंदर, फोर्स, तीनों फोर्सों के अंदर, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अंदर ऑफिसर्स की नौकरी नहीं मिलती थी, ऑफिसर का पद नहीं मिलता था। लेकिन जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने इस विषय में विचार किया, तो पाया कि ये महिलाओं के साथ एक भेदभाव है, एक अन्याय है, और आज के समय में महिलाओं को भी हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के अंदर ऑफिसर्स की नौकरी मिलने के लिए वो योग्य हैं। इस तरह के एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Mindless addiction to forum, ignoring the substance of the matter, results in rendering of injustice. A prospective civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent. Examine the above statement with suitable illustrations. मामले के सार को नजरअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी और आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नजरअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है। उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने जनरल स्टडी सब्जेक्ट के एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस से पूछा है। एक सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या वैल्यूज होने क्या चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए, क्या उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट्स को बाहरी स्थिति को देखकर नहीं, उसके मूल छुपे हुए इरादे को, छुपी हुई स्थिति को जानकर ही एक निर्णय पर
पहुंचना चाहिए। इसके बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं कि पिछली बार भी यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं और सरकार द्वारा चलाई गई किसी स्कीम्स के, किसी योजना के अंदर वो नहीं आ रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप से उन दंपत्ति को सरकारी मदद की, सरकारी सहयोग की जरूरत है। तो आप एक सिविल सर्वेंट्स के नाते उस विषय में क्या करेंगे? इसके कई जवाब हो सकते हैं। आप उसे अपनी जेब से पैसा दे दें, लेकिन ये एक टेम्परेरी समाधान होगा, अस्थायी समाधान होगा। हो सके उस जैसे दंपत्ति उस क्षेत्र के अंदर, उस राज्य के अंदर बहुत अधिक हों, तो आपके लिए अपनी जेब से पैसा देना संभव नहीं हो सकता। दूसरा, इसका एक रिलेवेंट रिप्लाई है कि आप उस विषय को, उस कमी को सरकार के समक्ष, अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष लाएं और सरकार को इससे अवगत कराएं, अपने उच्च अधिकारियों से अवगत कराएं और उस नियम में, उस स्कीम में संशोधन कराने के लिए निवेदन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। The code of conduct and code of ethics are the sources of guidance to public administration. There is code of conduct already in operation, whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity, probity and transparency in governance. आचार संहिता और नैतिक संहिता के लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत है। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है, जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिए। यहाँ पर यूपीएससी ने बात की है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोट है, पावर मेक करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक करप्ट। यदि किसी के पास शक्ति आती है तो वो उसे भ्रष्ट करती है। भ्रष्ट का मतलब यहाँ सिर्फ रिश्वत से ही नहीं है, भ्रष्ट का अर्थ यहाँ पर उसकी नैतिकता से है। और जब किसी व्यक्ति के पास संपूर्ण ताकत आती है तो उसकी नैतिकता को, उससे के सिद्धांतों को वो पूर्णतः भ्रष्ट कर सकती है। उसी तरह हमारे समाज के से आए हुए लोग जब सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी बनते हैं, तो उनके हाथ में पावर है, लेकिन उनके हाथ में आई हुई पावर को एक सही दिशा में यूज करके और समाज के विकास के लिए, समाज के सही योगदान के लिए कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए। जैसा कि इस क्वेश्चंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारी डिफाइन है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स अभी तक डिफाइन नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स को हम बेसिक डिफरेंसेस से समझ सकते हैं कि एक सिविल सर्वेंट्स का क्या आचार होगा, क्या उसका आचरण होगा। एज एन एग्जाम्पल, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर केंद्र के चुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो, देश के अंदर हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर बनकर एक शपथ लेता है कि वो उस क्षेत्र के अंदर निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, लेकिन उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसी कलेक्टर का, उसी एसपी का यह भी अधिकार है कि वह अपना मत का प्रयोग करेगा, अपना वोट देगा। तो हो सकता है जब वह सिविल सर्वेंट, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और एसपी अपना वोट दे, तो उसकी मानसिकता, उसके विचार किसी पार्टी की तरफ झुक सकते हैं और वह सिविल सर्वेंट चाहेगा कि ये पार्टी सत्ता में आ जाए, इस पार्टी का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए। उसी तरह कोड ऑफ एथिक्स अभी हमारी डिफाइन नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स एज एन एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि यदि यूपीएससी बोर्ड के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका परिजन वो इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो उस कोड ऑफ एथिक्स के नाते उस सिविल सर्वेंट्स का क्या कर्तव्य बनता है, क्या उसकी कोड ऑफ एथिक्स नैतिकता होती है कि वह अपने परिचित से का इंटरव्यू ले। हो सकता है उसमें निष्पक्षता ना बनी रहे, इसके लिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उसे यूपीएससी से निकलना होगा, बोर्ड से, और उसे एक निवेदन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। द सोल ऑफ द न्यू लॉ, भारतीय न्याय संहिता इज जस्ट इन इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी बेस्ड इन इंडियन कल्चर एंड इथोस। जस्टिस
Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system. नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली के में दंड के सिद्धांत से न्याय की और बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा की है। हाल ही में हमने देखा कि हमारी संसद ने अंग्रेजों के टाइम पर चले आ रहे इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन इंडियन In Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years. Examine the gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity. भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिला लोक सेवकों के सामने आने वाले लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएं। जैसा कि हमारे देश के लिए लक्ष्य बनाए गए हैं कि हमारा भारत देश आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति बनेगा, उसके लिए हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं को भी बराबरी से हर एक क्षेत्र में योगदान देना होगा। जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है कि महिलाएं अधिक मात्रा में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट सर्विस एंड प्राइवेट सर्विस में आ रही हैं। तो एक महिलाओं की क्या क्या भेदभाव, एक महिला के साथ गवर्नमेंट सर्विस इंस्टीट्यूशन में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या भेदभाव होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जुडिशरी ने हमारे न्याय व्यवस्था हमारी अदालतों ने निर्णय दिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव, उनको जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो उस पीरियड में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही ऐसी कई स्कीम्स और जुडिशरी स्टेप्स ली गई हैं कि जब महिलाएं काम के समय होती हैं तो वो अपने छोटे बच्चे को अपने साथ रखती हैं, तो उनको बच्चों के लिए पालने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी एक उचित व्यवस्था हो जहाँ पर वो आसानी से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mission Karmyogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behavior to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productivity, efficiency and delivering the service at the grassroots level? मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवाओं को उत्पादकता, दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगी। मिशन कर्मयोगी योजना हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो यदि एस्पायरेंट्स को इस योजना के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली इसका एक बेटर आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन देखे थे, अब हमें केस स्टडी देख रही है। केस स्टडी में यूपीएससी GS4 के अंदर 6 केस स्टडी पूछती है। 6 केस स्टडी में एस्पायरेंट्स को, कैंडिडेट को वो केस स्टडी पढ़नी होती है और उनके बेसिस पर उनके आंसर देने होते हैं। ये इसको समझने के लिए हम जान सकते हैं कि लाइक एज ए पैसेज, जिस तरह गद्यांश होता है उसको पढ़ा जाता है और उसके आंसर दिए जाते हैं, उसी तरह केस स्टडीज को पढ़कर उनका आंसर दिया जाता है। Thank you for joining us and I hope that you will put your comments, likes. Thank you for very much. Thank you.